जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों आज हम लोग वैदिक काल का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग दोस्तों जो उत्तर वैदिक काल है हम लोगों का, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का काल है, उस काल को हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने इसके पहले वाला वैदिक काल का पार्ट 1 नहीं देखा है तो फिर यह क्लास आपको नहीं समझ में आएगी, या तो फिर आपने पहले से पढ़ रखा हो कहीं से भी। यानी कि अगर आपने ऋग वैदिक काल को पढ़ा है तभी आपको यह उत्तर वैदिक काल समझ में आएगा, नहीं तो दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आज की अपनी क्लास को। तो दोस्तों यह जो क्लास है, यह जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दोस्तों पहले मैं आपको एक परिचय बता देता हूं कि हम लोगों ने पिछले क्लास में ये जाना था, दोस्तों ये जाना था कि जो दोस्तों वैदिक काल है, वैदिक काल को दो पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है दोस्तों उत्तर वैदिक काल। जो हमें पता है कि जो ऋग्वैदिक काल है इसका समय लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का है, 1000 ईसा पूर्व तक का है दोस्तों। इसके अलावा जो उत्तर वैदिक काल का समय है वह लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का समय काल है। तो ये दोस्तों जो ऋग्वैदिक काल है यह दो पार्ट में है, ये आपको पता है। तो हम लोग ऋग्वैदिक काल पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो उत्तर वैदिक काल होगा यानी सेकंड पार्ट होगा, इसी के बारे में दोस्तों अध्ययन करते हैं। अच्छा, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में सारी चीज़ें दोस्तों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी ही चीज़ें इसमें बिल्कुल चेंज हो जाती हैं और हमारे एग्ज़ाम में यह काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। जब बात होती है केवल वैदिक काल की तब तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन जब बात होती है अगर ऑप्शन में आपके ऋग्वैदिक काल भी है, उत्तर वैदिक काल भी है, तो अगर आपने एक बार थोड़ा सा ध्यान से इसको समझ लिया, केवल यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो फैक्ट आप खुद ब खुद याद कर लेंगे। ठीक है, तो इस जो हमारा यह जो पार्ट है इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग परिचय देखेंगे, इसके बाद भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र भी परिवर्तित हो जाता है जो उत्तर वैदिक काल है। इसके बाद सामाजिक जीवन देखना है, आर्थिक जीवन देखना है, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन और दोस्तों शिक्षा और साहित्य देखना है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें देखना है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल का जो समय है लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का समय है हमारा, ये आपको पता होगा। और इसमें सबसे बड़ा जो परिवर्तन है, परिवर्तन तो बहुत सारे हैं, जो सबसे बड़ा परिवर्तन है दोस्तों वो क्या है, लोहे का प्रयोग। हमेशा आप ध्यान रखेंगे, लोहे का प्रयोग इन्होंने करना शुरू कर दिया था। इसीलिए इनके सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, हर तरीके से इनके जो लाइफ स्टाइल है उसमें परिवर्तन आता है। तो ये लोहे का प्रयोग इन्होंने किया उत्तर वैदिक काल में। सर यह कैसे पता चला, तो दोस्तों इसके हमारे पास दो प्रमाण हैं। पहला है दोस्तों साहित्यिक प्रमाण। क्या है? साहित्यिक प्रमाण। सर ये क्या होता है? मतलब लिखा हुआ प्रमाण होगा ना, प्रमाण, साहित्यिक प्रमाण। तो साहित्यिक प्रमाण में क्या है दोस्तों, जो उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ हैं, देखिए ऋग वैदिक काल वाले में तो केवल एक ही ग्रंथ था ऋग्वेद, लेकिन उत्तर वैदिक काल वाले ग्रंथ में दोस्तों जैसे कि यजुर्वेद है, आपको पता होगा, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, बहुत सारे ग्रंथ दोस्तों इस काल में हमें दिखाई पड़ते हैं जो उत्तर वैदिक काल है। और इन ग्रंथों में, ये जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में लोहे के लिए श्याम अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। श्याम अयस या कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किया गया है, कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसका जो पहचान हुआ वह लोहे के रूप में हुआ। तो इसलिए दोस्तों हमें यह पता चल गया कि उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे का व्यापक प्रयोग किए थे। इतना ही नहीं, हमारे पास इसका एक तो साहित्यिक स्रोत होता है और एक होता है पुरातात्विक स्रोत। तो हमारे पास पुरातात्विक स्रोत भी है। सर क्या है दोस्तों, लगभग 1000 ईसा पूर्व के समय का हमें लोहे का जखीरा मिला है।
लोहे का जखीरा, लोहे का जखीरा। सर जखीरा क्या होता है? लोहे का जखीरा मिला हुआ है, आपके एग्जाम में जखीरा शब्द लिखा हुआ आता है। तो लोहे का जखीरा, जखीरा मतलब क्या होता है? लोहे का बहुत ज़्यादा खदा, एक तरीके से कह लीजिए वस्तुएं, लोहे की बनी हुई वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं। और इतने लंबे समय से दोस्तों लोहे में, हालांकि वो प्योर लोहा नहीं है, वो मिक्स धातु से बना हुआ है, लेकिन हाँ लोहे का प्रयोग बड़े पैमाने पे ये करते थे। इसका पूरा का पूरा जखीरा मिला हुआ है। सर कहाँ पे मिला हुआ है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको कहते हैं एटा, और एटा में ही एक स्थान है अतरंजी खेड़ा। कौन सा स्थान है? अतरंजी खेड़ा। तो अतरंजी खेड़ा से हमें लोहे का व्यापक जखीरा मिला हुआ है। तो दोस्तों जो उत्तर वैदिक काल है उसमें लोहे का व्यापक प्रयोग होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। सर हमें नहीं समझ में आया, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं। देखिए हमारे देश में जो लोहे के यूज का सबसे पहला प्रमाण मिलता है वह मिलता है एटा में। एटा एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वहां से लोहे का जखीरा मिला। और जब उसकी जांच की गई कि भाई ये कितना पुराना है, तो दोस्तों वह 1000 ईसा पूर्व का मिला। कितने? 1000 ईसा पूर्व का। इसीलिए ये 1000 ईसा पूर्व बॉर्डर लाइन खींच दिया गया विद्वानों के द्वारा कि भैया 1000 से पहले के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे और 1000 ईसा पूर्व के बाद के लोग लोहे का प्रयोग किए थे, क्योंकि हमारे पास प्रमाण मिल गया। तो इसलिए ये पूरा तात्विक स्रोत है। लेकिन साहित्यिक स्रोत में भी दोस्तों जितने भी उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ हैं, चाहे वो यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, इन सब में, इन सभी ग्रंथों में लोहे का व्यापक प्रयोग मिलता है। और लोहे के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है वह श्याम अयस का भी प्रयोग किया है और कृष्ण अयस का। तो एग्जाम में बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि श्याम अयस या कृष्ण अयस का प्रयोग किस धातु के लिए वैदिक काल में किया गया है। तो ऋग्वेद में तो यूज ही नहीं है, न तो ऋग्वेद में मिला हुआ है, न तो ऋग्वैदिक काल में इसका यूज हुआ था। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में भी मिला है और हमारे पास पूरा तात्विक प्रमाण भी है कि भाई वो लोहे का तो यूज करते थे। तो लोहे का जो यूज होगा इनका, यही लोहे का यूज व्यापक प्रभाव है। कैसे? वही हमें देखना है दोस्तों। ये एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है उत्तर प्रदेश के एटा से क्या प्राप्त हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का एटा है जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक गांव है अतरंजी खेड़ा, यहां से लोहे का जखीरा मिला हुआ है जो कितना पुराना है? 1000 ईसा पूर्व है। 1000 ईसा पूर्व है। और दोस्तों ये जो 1000 ईसा पूर्व है यही बॉर्डर लाइन है, क्योंकि इसके बाद लोहे का प्रयोग हुआ और इसके पहले लोहे का प्रयोग नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट। तो दोस्तों परिचय हम लोग देख लेते हैं। परिचय क्या है? परिचय ये है, सबसे पहले तो आप ध्यान रखना है कि 1000 ईसा पूर्व में, 1000 ईसा पूर्व में लोहे का व्यापक प्रयोग शुरू हो गया। लोहे का प्रयोग शुरू हो गया, लोहे का क्या हो गया? उपयोग शुरू हो गया। जो आर्य बाहर से आए थे तो उन्होंने लगभग, आर्य कहाँ से आए थे? बाहर से आए थे दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में हम लोगों ने ये पढ़ा था, ऋग्वैदिक काल में हमने ये पढ़ा था कि आर्य बाहर से आए थे। और जब वो बाहर से आए थे तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का क्रम चला। वो आते रहे और इंडिया के पश्चिमोत्तर भाग में यहाँ पर बसते रहे। दोस्तों ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़ा था और हमने ये समझा भी था और याद भी किया था। देखिए अगर इंडिया का ये क्षेत्र है दोस्तों, इंडिया का अगर ऐसे ये क्षेत्र है, आप मान लीजिए यहाँ पर जो ये वाला एरिया है ना इंडिया का पश्चिमोत्तर भाग, आर्य आकर के सबसे पहले इसी क्षेत्र में निवास किए थे। आर्य कहाँ से आए थे? तो मैक्स मुलर ने बताया था कि आर्य सबसे पहले मध्य एशिया से आए थे। लेकिन आर्य वास्तविक रूप में कहाँ से आए थे ये आज भी रिसर्च का विषय है। बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग इसमें मत हैं, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। इसके अलावा दोस्तों जो दयानंद सरस्वती हैं उन्होंने क्या कहा था? आर्य तिब्बत से आए थे। तो सभी विद्वानों के अपने अलग अलग मत हैं, जिसमें मैक्स मुलर ने बताया था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। और मैक्सिमम विद्वानों का यही मानना है, जो मैक्सिमम विद्वान हैं वो यही मानते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। कहीं से भी आए थे, बसे तो इसी क्षेत्र में थे, सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में। तो ये इनका 1500 से लेकर के 1000 तक के समय में इनका यहाँ पे निवास था। लेकिन जब उन्होंने लोहे का व्यापक प्रयोग किया, क्योंकि 1000 ईसा पूर्व में दोस्तों हमें प्रमाण मिल गया कि वो लोहे का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे 1000 ईसा पूर्व में हमें ऐसा प्रमाण मिल गया कि उन्होंने लोहे का प्रयोग किया। और लोहे का प्रयोग दोस्तों उन्होंने कहाँ किया, कैसे पता चला? तो मैंने अभी बताया था अतरंजी खेड़ा में लोहे का जखीरा मिला। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये आपको याद रहे, तभी तो प्रभाव छोड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या होता है कि बड़े पैमाने पर, काफी बड़े
पैमाने पर इस क्षेत्र के यानी पूर्व की ओर, आर्य सबसे पहले यहाँ पे बसे हुए थे, तो इंडिया के पूर्व की ओर वो बढ़ना शुरू करते हैं। और यहाँ पे काफी घने जंगल थे उस टाइम, क्योंकि गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, तो वो लोहे का प्रयोग करके, और लोहे का प्रयोग दोस्तों जब करेंगे तो हथियार पूर्व की तुलना में, पूर्ववर्ती हथियारों की तुलना में काफी स्ट्रांग होंगे, काफी मजबूत होंगे। जैसे पहले तांबे का प्रयोग करते थे, कांसे का प्रयोग करते थे, तो वह अपेक्षाकृत कमजोर था, और जब ये लोहे का यूज करेंगे तो लोहा अपेक्षाकृत ज़्यादा मजबूत होगा, ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और मजबूत होने की वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों का सफाया कर पाएंगे इंडिया के मैदानी क्षेत्रों में। और जब जंगलों का सफाया करेंगे तो ये बहुत तेज़ी से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो इनका बहुत तेज़ी से विकास होता है। अब विकास क्यों होगा? जब ये जंगलों की सफाई करेंगे, ध्यान से सुनना कि मैदानी क्षेत्र में ये बड़े बड़े पेड़ों को काट देते हैं क्योंकि इनके पास लोहा आ चुका है। तो जब ये जंगलों का सफाया करेंगे दोस्तों, तो धीरे धीरे करके ये कृषि जो होगा, कृषि करना, इस जमीन के इस क्षेत्र में ये कृषि करना शुरू कर देते हैं। और कृषि क्योंकि उपजाऊ भूमि है, आपको पता है गंगा यमुना का मैदान काफी उपजाऊ क्षेत्र है, तो कृषि करते हैं, और कृषि करने से इनके पास अधिशेष आता है। सर ये अधिशेष क्या होता है? अधिशेष क्या होता है? अधिशेष होता है दोस्तों कि साल भर जो, एक तो जो हमने लगाया उसमें वो हमारा भरपाई हो गया, साल भर हमारे पास खाने के लिए हो गया, साल भर खाने के बाद भी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा बच जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? अधिशेष। साल भर हमारे परिवार का भरण पोषण हो जाए, और जो हमारे कृषि से उत्पादन हुआ है साल भर हमारे परिवार का भरण पोषण हो जाए, और उसके बाद जो बच गया वो क्या कहलाएगा? अधिशेष। क्लियर है? तो यहाँ पर धीरे धीरे दोस्तों, क्योंकि ये उपजाऊ क्षेत्र है, इनकी जनसंख्या अभी उतनी नहीं है, तो ये क्या होगा? इनका जनसंख्या बहुत तेजी से आगे बढ़ता रहेगा, और जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ेगा। जनसंख्या का घनत्व क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अधिशेष होगा, लोगों का पेट भरेगा, और जब लोगों का पेट भरता है दोस्तों, जनसंख्या बहुत तेजी से ग्रो करती है, क्योंकि इनके पास एक लाइफ की सिक्योरिटी हो जाएगी, क्योंकि इनके पास भोजन उपलब्ध है। और जब दोस्तों ये कृषि करना शुरू करेंगे तो इससे जमीन का महत्व बढ़ जाएगा। इस क्षेत्र में क्या होगा? जमीन का महत्व बढ़ जाएगा। तो अब ये कृषि करेंगे तो कृषि के लिए सिक्योरिटी भी चाहिए इनको, और जब कृषि के लिए सिक्योरिटी चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर राजा का कॉन्सेप्ट निकल करके आता है। यानी अब जो राजा होगा वह स्थायी होगा। पहले जो राजा होता था इसके, वह अस्थायी होता था। अस्थायी का मतलब यह है कि भैया वो कुछ समय के लिए, जब युद्ध का समय होगा तब वो राजा है, और जब युद्ध समाप्त हो गया तो फिर वो एक नॉर्मल इंसान हो गया। लेकिन अब क्या होगा? राजा परमानेंट होगा, तो राजा वाला कॉन्सेप्ट आएगा। और धीरे धीरे दोस्तों यहीं पर द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होती है। तो ये जो काल होता है इसको हम लोग कहते हैं कि इसके बाद, उत्तर वैदिक काल के बाद द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हम लोग दोस्तों परिचय में। उत्तर वैदिक काल वैदिक सभ्यता का दूसरा चरण है, जिसमें सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। तो हर क्षेत्र में दोस्तों परिवर्तन हुआ। आप भले ही दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आप इस नोट्स को एज इट इज इसी लाइन में, वन लाइनर में आप लिखिए और इसको समझिए, और एक बार पढ़ डालिए दोस्तों। और पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। आप किसी भी किताब की क्वेश्चन सॉल्व करिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। मैक्सिमम, अगर आपने नोट्स बनाया होगा, उसका रिवीजन किया होगा, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, इसकी गारंटी है। हाँ, कुछ एक आध क्वेश्चन दोस्तों हो सकता है कि आपसे सॉल्व ना हो, और जो नहीं सॉल्व हो रहा है वो आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, है ना। तो पढ़ने का सही तरीका यही है, ठीक है, कि आप पहले नोट्स बनाएं, इसको समझें और फिर उसको याद भी करने का प्रयास करें। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें दो चीज़ों का पता लगता है। मैं बार बार ये बात कहता हूं आपसे। पहली बात कि दोस्तों हमें मूल्यांकन होता है अपना, कि हमने कितना पढ़ा, कितना जाना। और दूसरी बात कि हमें ये आइडिया लगता है कि हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, यह PCS एग्जाम से लेकर के सभी एग्जाम्स के लिए, वनडे एग्जाम जितने भी हैं सबके लिए ये फायदेमंद है। आप अपने एग्जाम का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखें और उसके अनुरूप आप क्वेश्चन का मूल्यांकन करके, अच्छा ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हमें इसको किस तरीके से, कौन कौन से फैक्ट हैं हमारे लिए, तो इस तरीके से आप इसको याद करने का प्रयास करें। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप ध्यान से इसको समझ पाएं तो बहुत ज़्यादा नहीं है ये दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी समयावधि क्या है ये भी पूछा गया है, बहुत बार एग्जामों में यही पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल का समय काल क्या है। उत्तर वैदिक काल का समय जो होगा दोस्तों, वह लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व होगा। इसके प्रमुख सोर्स क्या है? देखिए, जब हम ऋग वैदिक काल पढ़ रहे थे तो ऋग वैदिक काल में केवल एक ही सोर्स था, क्या? ऋग्वेद।
बाकी कुछ भी नहीं था, केवल एक ही सोर्स था, क्या? ऋग्वेद। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमारे पास बहुत सारे साहित्यिक स्रोत होते हैं, जैसे कि 3 दोस्तों एक्स्ट्रा वेद हो जाते हैं, जैसे ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये सारे के सारे जो वेद हैं ये सब उत्तर वैदिक काल के हैं और उत्तर वैदिक काल की जानकारी देते हैं। देखिए, यह इतिहास की किताब नहीं है, ये सब धार्मिक किताबें हैं। और उस जमाने में दोस्तों ये सब समाज के नियम कानून, किसको कैसा करना चाहिए, ईश्वर की कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे आराधना करना चाहिए, है ना, किस तरीके से हमें हमारा बिहेवियर होना चाहिए समाज में। तो इसलिए दोस्तों वेदों का निर्माण किया गया ऋषि मुनियों के द्वारा, या उन्होंने कहा कि भाई ये ईश्वर की वाणी है ना। वेद को ये नहीं माना जाता कि इंसानों ने लिखा है, वेदों को क्या माना जाता है कि अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय का अर्थ ये है कि ईश्वर की वाणी है ये। और इसीलिए जब वेदों का निर्माण किया गया तो वो धार्मिक पर्पज से था, है ना, और सामाजिक नियम के हिसाब से था। वो इतिहास की पुस्तक नहीं थी। उन्हें यह आइडिया नहीं था कि आने वाले समय में इस किताब को पढ़ करके आज की दुनियादारी का पता चलेगा। लेकिन आज वर्तमान में वो किताबें जब हमारे हाथ लगी, जो वेद हैं, तो उन वेदों को पढ़ करके हम उस टाइम के समाज के बारे में पता लगा पाते हैं कि उस टाइम के लोगों की थिंकिंग कैसी थी, उस टाइम के लोग कैसे सोचते थे, तो उनकी सामाजिक जीवन क्या थी, उनकी राजनीतिक जीवन क्या थी, उनकी आर्थिक जीवन कैसी थी, और इस तरीके से वो किस तरीके से दोस्तों सोचते थे। ये सारी चीज़ें हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता। देखिए, ऐसे ही तो जो रॉ के एजेंट हैं, जो सीआईडी है, ये जो खुफिया एजेंसियां हैं, ये सब कैसे काम करती हैं? कोई उन्हें क्लू मिलता है और फिर उसी के आधार पे वो धीरे धीरे करके एकदम सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही इतिहासकार भी होते हैं, उनके पास कोई सोर्स हाथ में लगता है और उसके आधार पे वो निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं कि ऐसा कैसे होगा, ये क्यों किया होगा। ठीक है दोस्तों, तो सोर्स का बड़ा ही महत्व है। और उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे सोर्स हैं, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, और इसके सामने बहुत बहुत ज़्यादा दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसके अलावा उपनिषद हैं, कई ग्रंथ हैं। तो वो सब हम आगे, एक क्लास होगा हम लोगों का केवल वैदिक ग्रंथों पर। जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं वो दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि पूछा जाएगा कि कोई एक कोटेशन दे करके पूछेंगे कि भाई यह किसने कहा। जैसे आपसे पूछेंगे कि यम और नचिकेता का जो वाणी है, जो उनका विचार विमर्श है, यह किस ग्रंथ से लिया गया है। या वो कहेंगे कि जो सत्य में वो जयते हैं वह हमारे किस वैदिक ग्रंथ से लिया गया है। तो वैदिक ग्रंथ से बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण किया गया है और एक क्लास केवल और केवल वैदिक ग्रंथों पर होगा। तो उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो कब से कब तक है? लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। याद रहेगा आपको? ठीक है। प्रमुख सोर्स दोस्तों सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये बहुत सारे ग्रंथ हैं जो हमें उत्तर वैदिक काल के दिखाई पड़ते हैं। और ये सारे के सारे किताब पढ़ने के बाद, ग्रंथ पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलता है कि उनका लाइफ स्टाइल क्या था, उनका थिंकिंग कैसा था। ठीक है, ये सब प्रमुख सोर्स हैं। लेकिन इसमें कहीं भी आपको ऋग्वेद नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद इसके पहले का था। तो जो ऋग्वैदिक काल था वह, उसके बारे में ऋग्वेद बताता है। ठीक है। प्रमुख जनजातियां, तो इस टाइम की जो प्रमुख जाति, जनजाति मतलब यष्टि नहीं, जनजाति का मतलब उस टाइम जो कबीले हुआ करते थे। तो प्रमुख जो कबीले थे, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह, मगध, ये सब दोस्तों थे, है ना, प्रमुख जनजातियां। इस काल के अंतिम समय को ब्राह्मण काल कहा जाता है, जो लगभग 800 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का काल है। दोस्तों इस काल को क्या कहते हैं? ब्राह्मण काल कहते हैं। क्योंकि बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों की, और स्पेशली दोस्तों जो आडंबर है, जो अंधविश्वास है ना, और बहुत तरह के कर्म कांड हैं, ये सब बहुत ज़्यादा फलीभूत होते हैं इस टाइम तक आते आते। तो इस काल को क्या कहते हैं? ब्राह्मण काल कहते हैं, जो 800 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का काल है। ठीक है। भौगोलिक विस्तार, तो दोस्तों इनका जो भौगोलिक विस्तार है, इनका जो दोस्तों भौगोलिक विस्तार है, इनका जो भौगोलिक विस्तार है वह, देखिए पहले ये प्रारंभ में ये इस क्षेत्र में थे, लेकिन ये बढ़ते दोस्तों यहाँ तक इनका विस्तार हो जाएगा। यहाँ तक इनका विस्तार हो जाएगा। ये इस तरीके से पूर्व की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। पूर्व की ओर ये दोस्तों बढ़ते चले जाते हैं और इस पूरे के पूरे क्षेत्र में इनका विस्तार हो जाता है। तो उत्तर में तो ये ज़्यादा बढ़ नहीं सकते, उत्तर में तो बहुत ज़्यादा आगे जा नहीं सकते। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर में हमारे क्या है? हिमालय पर्वत है। ऊपर में दोस्तों हमारे क्या है? हिमालय पर्वत। ऊपर में क्या है? आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे ये। अरे भाई कलर चेंज हो जा भाई।
ऊपर में दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए हिमालय पर्वत है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस तरीके से ये हिमालय पर्वत है, इस यहाँ पे हिमालय पर्वत है। और यहाँ पे दोस्तों ये इंडिया का बॉर्डर है, यहाँ पे ये इंडिया का बॉर्डर है। तो इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है इधर। और इधर क्या है, इधर दोस्तों अरब सागर है, अरब सागर है, अरब सागर। और यहाँ पर दोस्तों एक पर्वत है जिसे कहते हैं विंध्याचल पर्वत। क्या कहते हैं, विंध्याचल पर्वत। तो इतने क्षेत्र में इसका विंध्याचल पर्वत के ऊपर या विंध्यन पर्वत के ऊपर तक इनका विस्तार था। सर आपको कैसे पता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक नदी है जिस नदी को कहते हैं नर्मदा नदी। क्या कहते हैं, नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी का उल्लेख भी उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में है, नर्मदा नदी का। और नर्मदा नदी को दोस्तों ये क्या कहते हैं, रेवा। नर्मदा नदी को क्या कहते हैं, रेवा। तो नर्मदा नदी का जो प्राचीन नाम है वह भी एग्जाम में पूछा जाता है। नर्मदा नदी कहाँ पे है, इंडिया के बिल्कुल मिड में, यहाँ पे मध्य में बिल्कुल प्रवाहित होती है नर्मदा नदी, जो अमरकंटक से निकल करके दोस्तों यहाँ पे जो खंभात की खाड़ी है यहाँ पे जल गिराती है। तो ये नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी को किस नाम से जानते थे उस टाइम, रेवा नदी। तो रेवा नदी, इसका रेवा के नाम से उल्लेख है। इसके अलावा दोस्तों इनका जो पूर्व में विस्तार है, पूर्व में यहाँ पर दोस्तों एक नदी है जिसे कहते हैं गंडक नदी। क्या कहते हैं, गंडक नदी। तो दोस्तों गंडक किसकी सहायक नदी है, ये मुख्यतः बिहार क्षेत्र में प्रवाहित होती है गंडक नदी। यूपी का भी, यूपी और बिहार का कुछ बॉर्डर भी बनाती है ये नदी। तो गंडक नदी, गंडक नदी, इनका पूर्वी विस्तार क्या है, गंडक नदी। और गंडक नदी का जो इनका नाम मिलता है दोस्तों वो मिलता है सदा नीरा। क्या मिलता है, सदा नीरा। ये सब नाम पूछे जाते हैं जो मैं बता रहा हूं आपको ना, क्योंकि ये बॉर्डर हैं, यहां तक का इनका विस्तार हो चुका था। तो उत्तर वैदिक काल में गंडक नदी का नाम मिलता है। और इसके अलावा गंगा नदी का हर ग्रंथ में बहुत ज्यादा नाम मिलता है, गंगा नदी का नाम बहुत ज्यादा मिलता है। गंगा नदी का नाम और यमुना नदी का नाम दोस्तों बहुत ज्यादा मिलता है। इसलिए ये मान लिया गया कि भाई बाद में इनके लिए जो महत्वपूर्ण नदियां हो गई वो गंगा और यमुना हो गई। पहले क्या था दोस्तों, पहले ये इस क्षेत्र में केंद्रित थे। तो इनका जो मूल नदी थी, इनकी जो मूल नदी थी उसका वो दोस्तों सिंधु नदी, क्योंकि सिंधु नदी का चर्चा ये सबसे ज्यादा बार किए थे कि। लेकिन ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में इनका केंद्र हो गया। सर ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों गंगा और यमुना का जो क्षेत्र है यह बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। बहुत ज़्यादा उपजाऊ होने की वजह से बड़ी जनसंख्या इस क्षेत्र में आकर के निवास करती है और बस जाती है। और इसी के अलावा दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, जनसंख्या विस्फोट होगा। जनसंख्या विस्फोट मतलब बहुत तेजी से जनसंख्या आगे बढ़ेगी। और जनसंख्या आगे बढ़ने की वजह से ये पूरा का पूरा उत्तरी मैदान दोस्तों पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र, इतने बड़े एरिया में है ना। नहीं तो कहीं पर जनसंख्या घनत्व होगा तो वो छोटे एरिया में, इतने बड़े एरिया में जनसंख्या घनत्व इतना ज्यादा केंद्रित है तो वो इसी क्षेत्र में है पूरे वर्ल्ड में। तो दोस्तों इसलिए तो मैंने आपको विस्तार बता दिया। दक्षिण में ये नर्मदा नदी तक फैले हुए थे, पूर्व में ये दोस्तों सदा नीरा, और उत्तर में तो हिमालय है, हिमालय को पार करके तो कभी जाएंगे नहीं। और इधर पश्चिम से तो ये आए ही थे, पूर्व की ओर लगातार बढ़ते जा रहे थे। ये बंगाल की खाड़ी तक दोस्तों पहुंचते हैं और बंगाल की खाड़ी के बाद फिर क्या ही आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये इनका विस्तार हो गया पूरी तरीके से। इन नदियों का नाम पूछा जाता है, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है दोस्तों, देखते हैं हम लोग। तो क्षेत्र सप्त सैंधव क्षेत्र से गंगा यमुना दोआब और पूर्वी भारत तक ये आगे बढ़ते हैं। कौशल मगध विदेह तक, कौशल मगध विदेह जो आगे बिहार का क्षेत्र है उस क्षेत्र तक इनका दोस्तों विस्तार हो गया था। प्रमुख नदियां इसमें तो गंगा यमुना सरयू ये सब इनकी प्रमुख नदी हो गई। आप देखिए रामायण काल, जो रामायण ग्रंथ है ये दोस्तों इसी समय की घटना मानी जाती है। हालांकि रची गई है बाद में, लेकिन घटना लगभग इसी टाइम की मानी जाती है। और इसलिए देखिए सरयू नदी का बड़ा ही महत्व है ना, अयोध्या में है। इसके अलावा गंगा और यमुना का भी, गंगा सबसे पवित्र नदी हो गई। इसके पहले सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी मानी जाती थी। हालांकि सरस्वती नदी बाद में एक शिक्षा की देवी हो गई। सरस्वती बाद में उत्तर वैदिक काल में शिक्षा की देवी हो गई, जो पहले नदियों की देवी हुआ करती थी। ठीक है। नगरीकरण दोस्तों, नगरीकरण की शुरुआत होती है, प्रारंभिक नगरों का उदय होता है, जैसे हस्तिनापुर और कौशाम्बी, इन सब नगरों का उदय होना शुरू हो जाता है उत्तर वैदिक काल में। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, द्वितीय नगरीकरण का शुरुआत कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत, द्वितीय नगरीकरण। तो आपके दिमाग में होगा नगरीकरण, आपके दिमाग में होगा कि सर जब इसको द्वितीय नगरीकरण कहते हैं तो पहली नगरीकरण कौन सी है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता आपको याद है, वह भारत की पहली नगरीकरण मानी जाती है, पहला नगर माना जाता है ना, नगर वाली समाज, तो शहरीकरण था उसका। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। ये बात समझ में आया आपको, ठीक है। अथर्ववेद में सभा को नारिष्ठ या नरिष्ठा कहा गया है, यह आप याद कर लेंगे। अथर्ववेद को
अथर्ववेद में सभा को, दोस्तों जो सभा समिति और विदत हुआ करती थी, तो इसमें सभा को, अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठ या नारिष्ठ कहा गया है। यह फैक्ट याद कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों अथर्ववेद में ही, किसमें? अथर्ववेद में ही दोस्तों सभा और समिति, सभा एवं समिति इन दोनों को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की दो पुत्रियां हैं ये, पुत्रियां। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किस ग्रंथ में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, कि ये प्रजापति की। अच्छा, ये प्रजापति कौन है? तो उत्तर वैदिक काल में दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट देवता हैं, जो सबसे प्रमुख देवता हैं, वह प्रजापति हैं। ऋग वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन होंगे? प्रजापति होंगे। ये बात समझ में आया आपको? सभा और समिति क्या है? तो आपने ऋग वैदिक काल में पढ़ा था कि दोस्तों जो सभा है वह मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद, राजा की यानी सलाहकारी एक तरीके से सभा होती थी। और समिति दोस्तों कबीले के सभी लोगों का एक ग्रुप होता था, जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते थे और राजा का चुनाव करते थे कि हमारे कबीले का राजा कौन होगा। तो ये किसका काम होता था? समिति का। समिति में सभी लोग पार्टिसिपेट करते थे। ये ऋग वैदिक काल में मैंने पढ़ाया है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड देखते हैं। तो दोस्तों इनका सामाजिक जीवन हम लोग देखते हैं। तो सामाजिक जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन होता है? जैसे कि यहाँ पे द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होती है, ये आपको पता है। द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत, हालांकि इसके लास्ट टाइम पे द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होती है। जैसे यह काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर के दोस्तों 600 ईसा पूर्व तक चला था, ये तो पता है आपको। तो लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास से ही द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई थी। द्वितीय यानी उत्तर वैदिक काल के लास्ट टाइम से क्या शुरू हो गया? द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होती है। द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होती है। और इनके सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन आता है? दोस्तों इनका जो निवास होता है वह अस्थायी होना शुरू हो जाता है। अस्थायी होना, जो निवास है वह स्थायी होना शुरू होता है। सर ऐसा क्यों? निवास इनका स्थायी क्यों होता है? आपको पता है कि यह मान लीजिए कि मध्य एशिया का क्षेत्र है और यहाँ से ये इंडिया के पश्चिमोत्तर भाग में आए हुए थे। ये तो आपने देखा ही था, क्योंकि मैक्सिमम विद्वानों का मानना क्या है कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे। तो ये यहाँ से आए थे दोस्तों। तो ये क्या थे? ये एक तरीके से घुमक्कड़ थे। ये क्या थे? घुमक्कड़ थे, घुमक्कड़। और घुमक्कड़ थे या यायावर कहते हैं इनको। तो इस तरीके से ये घुमक्कड़ टाइप के थे। और ये दोस्तों कभी मतलब एक तरीके से पशुचारण करते रहते थे। लेकिन अब ये आकर के इंडिया वाले क्षेत्र में आएंगे और अब ये कृषि करना शुरू करते हैं। इस क्षेत्र में ये क्या करना शुरू करेंगे? कृषि, इस काल में। और जब कृषि करेंगे तो इनकी मजबूरी हो जाएगी निवास करना, तो ये क्या करेंगे? निवास करना शुरू कर देते हैं एक जगह पे। और दोस्तों जब निवास करते हैं, ये संस्कृत बोलते थे, ये संस्कृत बोलते थे। जब दोस्तों ये निवास करेंगे एक जगह पे, अरे भाई, जब दोस्तों ये निवास करते हैं एक जगह पे तो और क्या क्या होगा? और ये होगा, आप ध्यान से समझिए कि ऋग वैदिक काल में इनकी जो व्यवस्था थी, ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमने पढ़ा था कि 10वें मंडल में ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त मिला था हमें। क्या मिला था? पुरुष सूक्त मिला था, पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त में दोस्तों ये बताया गया था कि जो वर्ण व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होंगे, लेकिन सभी एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी होगी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह है कि अगर कोई ब्राह्मण है, अगर वह पूजा पाठ वाला काम नहीं करता, अगर वो लड़ाई करना शुरू कर देता है, युद्ध में शामिल होना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब उसने अपना वर्ण चेंज कर दिया, ब्राह्मण से क्षत्रिय हो गया। क्षत्रिय अगर व्यापार करना शुरू कर दिए तो इसका मतलब यह कि क्षत्रिय अब वैश्य कहलाएगा। तो इस तरीके से वर्ण व्यवस्था जो थी वो फ्लेक्सिबिलिटी होती थी उसमें, और लोग बहुत तेजी से अपना वर्ण चेंज कर सकते थे। लेकिन इस काल में क्या होगा? इस काल में दोस्तों जो वर्ण व्यवस्था है यह फिक्स होना शुरू हो जाएगा। अभी तक क्या है? अभी तक ये है दोस्तों कि ये कर्म आधारित था। क्या था? कर्म आधारित था। लेकिन अब इस काल में क्या होगा? इस काल में क्या होगा? तो इस काल में ये होगा कि यह जो वर्ण व्यवस्था है यह कर्म आधारित ना होकर के कैसा हो जाएगा? जन्म आधारित हो जाएगा। तो वर्ण व्यवस्था कैसा होगा? जन्म आधारित हो जाएगा। और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस तरीके से थे,
अब वो इस तरीके से हो जाएंगे, इस तरीके से हो जाएंगे दोस्तों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी कि हायरार्की सिस्टम शुरू हो जाती है ना। हायरार्की सिस्टम का मतलब होता है कि एक तरीके से जिसे संसरण कहते हैं आप, एक तरीके से स्तरीकरण कहते हैं आप, यानी कि लेवल, जिसको आप लेवल कहते हैं। तो सबसे ऊपर ब्राह्मण, उससे नीचे क्षत्रिय, उससे नीचे वैश्य और उससे नीचे शूद्र। और दोस्तों यहाँ पे बहुत तरह के शादी विवाह के नियम भी तय किए गए। शादी विवाह के नियम तय किए जाते हैं कि कौन किससे विवाह करेगा और कौन किससे विवाह नहीं करेगा। तो धीरे धीरे करके हमारे समाज में जो वर्ण व्यवस्था है वह अत्यंत कठोर हो जाती है। और कठोर होने के बाद दोस्तों क्या होगा कि जो पायदान में ऊपर होगा वह एक तरीके से धीरे धीरे करके सारी शक्तियां केंद्रीकृत करेगा, और इस सिस्टम में जो सबसे नीचे होगा वो धीरे धीरे करके शोषित होता चला जाएगा, और एक टाइम आएगा कि वह इतना दयनीय दशा में रहेगा कि उसे अछूत मान लिया जाएगा, और वह दोस्तों धीरे धीरे करके अछूत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये ध्यान रखना है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है वह अत्यंत ही कठोर हो जाता है। और इसी काल में दोस्तों जाति व्यवस्था शुरू हो जाती है। जाति व्यवस्था धीरे धीरे, यानी एक वर्ण में ही, एक ही वर्ण में अलग अलग जातियां दिखाई देती हैं। एक ही वर्ण में जैसे कोई व्यापारी ही है तो वो व्यापार किस चीज का कर रहा है इसको लेकर के अलग अलग जातियां बन जाएंगी। बात समझ में आ रहा है? कोई शूद्र ही है तो शूद्र में वो क्या क्या करता है, इस तरीके से वो जातियां उसकी डिसाइड हो जाएंगी। तो यहां पर जाति व्यवस्था भी निकल करके आती है, जाति व्यवस्था निकल करके आती है। महिलाओं का क्या हुआ सर? तो जो महिलाएं हैं दोस्तों, महिलाओं की जो दशा है वह बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है। महिलाओं की जो दशा होगी वह बहुत ही ज़्यादा गिर जाती है। सर गिरेगी क्यों? गिरेगी इसलिए दोस्तों कि महिलाओं का जो सभा समिति और विदत में तो वो वैसे भी शामिल नहीं होती थी, लेकिन सभा और समितियों में जो महिलाओं का पार्टिसिपेट था उसको रोक दिया गया। यानी महिलाओं का राजनीतिक निर्णयों में प्रतिबंध लगा दिया गया, राजनीतिक निर्णय में प्रतिबंधित कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो महिलाओं का राजनीतिक निर्णय में प्रतिबंध लगा दिया गया। इतना ही नहीं, शिक्षा का अधिकार भी इनको रोक दिया गया। शिक्षा का अधिकार दोस्तों काफ़ी कम किया गया, शिक्षा का अधिकार कम कर दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी मिलती हैं जो इस काल में थोड़ी विद्वान होती हैं, जैसे गार्गी नाम की महिला मिलती हैं। तो बहुत सारी महिलाएं मिलती हैं जो शिक्षित होती हैं, लेकिन हाँ ये है कि कुल मिलाकर के महिलाओं की दशा अत्यंत दयनीय हो जाती है। दोस्तों शादी के नियम भी हो जाते हैं। महिलाएं अब अपने मन से विवाह नहीं कर सकती, बल्कि घर परिवार के मर्जी से विवाह करेंगी इस काल में, जो उत्तर वैदिक काल है हमारा। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग समाज की संरचना देखते हैं। सबसे पहले वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर हो गया। क्या हो गया? अधिक कठोर हो गया, और ये जन्म आधारित होता है, जन्म आधारित। इसके पहले कैसा था? कर्म आधारित। अब ये कैसा हो जाएगा? जन्म आधारित। तो एग्जाम में दोस्तों ये पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था किस काल में प्रारंभ हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता में, ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाजनपद काल में, बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन होते हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों, जो उत्तर वैदिक काल है इसमें जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था शुरू हो जाता है। इसके पहले हालांकि केवल वर्ण व्यवस्था पूछा जाएगा आपसे तो वह ऋग वैदिक काल में, लेकिन जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था पूछा जाएगा तो वह उत्तर वैदिक काल में। क्लियर है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बीच स्पष्ट विभाजन हो गया। अब भैया कोई भी अपना क्लास चेंज नहीं कर सकता। अब जो जिस वर्ण में जन्म लेगा, यानी जिस वर्ण के माता पिता होंगे, आपको वही वर्ण स्वीकार करना होगा। जैसे मेरे माता पिता अगर ब्राह्मण है मेरे माता पिता, तो मैं जन्म से ब्राह्मण वाला काम करूंगा। अगर मेरे माता पिता शूद्र हैं तो मैं जन्म से शूद्र वाला काम करूंगा। यानी मेरे ऊपर ये फिक्स कर दिया जाएगा कि मेरे माता पिता किस वर्ण के हैं वही वर्ण मैं स्वीकार करूं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गया। उपजातियों का प्रारंभ हो गया। वर्ण के भीतर ही दोस्तों बहुत सारी जातियां निकलना शुरू हो जाती हैं, है ना। बहुत तरह की अलग अलग जातियां वर्ण के भीतर ही, अलग अलग जो काम होते हैं उनके काम को लेकर के अलग अलग जातियां बनना शुरू हो जाती हैं। सामाजिक असमानता बढ़ जाएगी। सामाजिक असमानता क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो ब्राह्मण हैं जो समाज में नियम बनाएंगे वो सारी शक्तियां खुद केंद्रित करेंगे, और इस काल में दोस्तों धीरे धीरे करके आडंबर भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। आडंबर क्यों बढ़ेंगे?
ब्राह्मण का काम होता है दोस्तों शिक्षा देना समाज में और नियम कानून बनाना। और अगर वो केवल शिक्षा देगा, केवल नियम कानून बनाएगा, तो उसके घर का खर्च कैसे चलेगा, क्योंकि उसका भी अपना खर्च है। तो वो क्या करेगा दोस्तों, जो अधिशेष है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इस काल में कृषि व्यापक होती है बड़े पैमाने पर, और जब कृषि होगी तो अधिशेष होगा बहुत ज़्यादा। लोग खाने पीने के अलावा भी, बड़ा बड़ा परिवार होगा, संयुक्त परिवार होता था, लेकिन इसके अलावा भी उनके खाने पीने के बाद भी बहुत ज़्यादा अनाज बच जाता था। तो जो ब्राह्मण वर्ग होगा उसका उस अधिशेष पर फोकस होगा, और इसलिए दोस्तों वह तरह तरह के पूजा पाठ बताएगा। और जब आप पूजा पाठ करेंगे तो बदले में उसे दक्षिणा के रूप में दोस्तों कुछ दिया जाता था। जो यहाँ पे जजमानी व्यवस्था भी पूछा जाता है कि यजमानी व्यवस्था, यजमान व्यवस्था, यजमानी बोलते हैं, या जजमानी व्यवस्था की शुरुआत किस काल में हुई थी, तो वो भी इसी काल में होगी दोस्तों। जजमानी या यजमानी व्यवस्था पूछा जाता है आपसे, जजमानी व्यवस्था या यजमानी व्यवस्था किस काल में प्रारंभ हुआ, तो वह भी उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुआ। ठीक है, ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्गों का प्रभुत्व हो जाएगा। ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्गों का प्रभुत्व क्यों होगा, मैंने अभी बताया आपको। ब्राह्मण जो होंगे वो समाज में नियम कानून स्थापित करते हैं, और नियम कानून स्थापित करेंगे तो इस पायदान पे वह खुद को सबसे ऊपर रखते हैं, और उनके घर का खर्च चलाने के लिए वो क्या करेंगे, तरह तरह के पूजा पाठ करवाएंगे। तो इस तरीके से अधिशेष उनके पास आएगा। तो वो जीते तो जीते थी, मरने के बाद के भी बहुत तरह की बात बताएंगे कि भाई ऐसे नर्क भोगना पड़ेगा, ऐसे ये करना पड़ेगा, ये पूजा पाठ, वो पूजा पाठ। तो इस तरीके से दोस्तों जो धन का है उनके पास धीरे धीरे करके आना शुरू हो जाता है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि उनके लिए भी बहुत तरह के ऐसे नियम थे जो उनके लिए त्याग बताते थे कि नहीं भाई, आपको इतना लिमिट से ज़्यादा धन नहीं रखना है, इतना से ज़्यादा आपको उपभोग नहीं करना है। तो उनका जीवन भी, कई सारे ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं उत्तर वैदिक काल के जिनमें उनका जो जीवन होता था वह कष्टकारी बताया गया है। यानी कि कष्टकारी का मतलब यह है कि त्याग वाला बताया गया है कि भाई अगर आप अच्छे ब्राह्मण होंगे, सच्चे ब्राह्मण होंगे, तो आप उपभोग से मतलब अपने ज़रूरत से ज़्यादा उपभोग नहीं करेंगे। इस तरीके की बातें होती हैं। खैर, सिस्टम में मतलब कि जो हमारा स्तरीकरण है इसमें खुद को तो सबसे ऊपर ब्राह्मण ये खुद को रखते हैं। इसके बाद दोस्तों आते हैं क्षत्रिय। तो क्षत्रियों का महत्व इस काल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्षत्रियों का महत्व सर कैसे बढ़ता है, तो क्षत्रियों का महत्व दोस्तों ऐसे बढ़ेगा क्योंकि जब खेती करना शुरू करेंगे भाई, जब खेती करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, अधिशेष हो जाएगा बड़े पैमाने पे, और अधिशेष हो जाएगा। और जो किसान होंगे वो ये चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई किसान है, वह इतने बड़े एरिया पर खेती करता है, तो क्या किसान अपने खेती की सुरक्षा वो स्वयं कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और आज की नज़र से मत देखिए आप, आज तो लोकतंत्र है, आज तो कानून व्यवस्था है। अब सोच करके देखिए कि जहां पर कोई कानून व्यवस्था ही ना हो, कोई किसी का भी घर लूट सकता है। जिसके पास जितनी पावर है वह जाकर के किसी का घर लूट ले, किसी की खेती लूट ले, कुछ भी कर ले। ऐसे समाज में, क्योंकि इस टाइम नियम कानून नहीं है कुछ भी समाज में है, तो वह केवल एक तरीके से इहलौकिक डर की वजह से कि भाई आप ऐसे करोगे तो आपको ये भगवान द्वारा दंड दिया जाएगा, बस यही है। लेकिन समाज में ऐसा कोई दंड का प्रावधान नहीं था, लोकतंत्र नहीं है ना। तो जंगल में जैसे राजा शेर है भाई, जो ज़्यादा पावरफुल होगा वह जंगल में राज करेगा। तो यही सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, ये सिस्टम है यहाँ पे। तो जो ये खेती करेंगे किसान, वो चाहेंगे कि हमारे खेती का रक्षा कोई करने वाला हो जाए, क्योंकि हम अगर खेतों की रक्षा करेंगे तो खेती कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होगा, जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होगा, वह जमीनों की गारंटी लेना शुरू करेगा, सुरक्षा की गारंटी, कि भाई आपके जमीन की रक्षा हम करेंगे, लेकिन बदले में हमें इतना पैसा चाहिए या इतना अनाज चाहिए। तो पैसा तो नहीं हुआ करता था। तो यहाँ पे दोस्तों जो कर है, जो भूमि राजस्व है, जो कर है, टैक्स एक तरीके से, यानी टैक्स एक तरीके से राजस्व है ना, राजस्व कह लीजिए, राजस्व। तो जो राजस्व है यानी जो टैक्स है, राजा वह वसूलना शुरू कर देगा कि भाई आप अपने खेती से इतना सिक्योरिटी हम देंगे, अगर आपके खेतों को कोई लूटने आएगा तो बचाएंगे हम, लेकिन बदले में हमें इतना चाहिए। तो लोग निश्चिंत भी हो जाते थे, और जो सबसे शक्तिशाली होता था वो राजा होता था, तो उसको लोग सिक्योरिटी दे देते थे। तो जो राजा होगा वो क्षत्रिय होता था, क्योंकि जो युद्ध या जो लड़ाई करने वाले होंगे वही क्षत्रिय कहलाते थे। तो राजा दोस्तों धीरे धीरे करके सेना रखना शुरू कर देंगे, क्योंकि राजा अकेले लड़ेगा तो कितना जीतेगा। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भी वसूलता था और ज़्यादा से ज़्यादा सेना भी रखना शुरू कर दिया, और सेना को सैलरी वगैरह देनी होती थी। तो इस तरीके से यहाँ पे राजा का भी कॉन्सेप्ट आया। अगर कभी आपसे पूछे राजा का सिद्धांत, राजा का सिद्धांत, राजा का दैवीय सिद्धांत, राजा खुद को
दैवी बताता है। तो राजा का दैवी सिद्धांत इसी काल में निकल करके आता है। और क्षत्रियों का जो शक्ति है दोस्तों, इस काल में बहुत ही ज़्यादा इनका महत्व भी बढ़ जाता है। क्षत्रिय क्या करेंगे, टैक्स फिक्स हो गया। तो टैक्स को क्या कहते थे, टैक्स को बलि कहा गया दोस्तों। टैक्स को क्या कहते थे, बलि। और बलि ध्यान रखना है, ऋग्वैदिक काल में स्वैच्छिक था। ऋग्वैदिक काल में जो जितना दे दिया, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह बलि उसके लिए फिक्स होता था। और राजा डिसाइड करता था कि भाई हमें इतना दिया जाएगा तभी हम आपके खेत की रक्षा करेंगे। बात समझ में आ रहा है आपको। और लोग खेती करते थे तो उनकी मजबूरी है अपने खेतों की रक्षा करवाना। तो इस तरीके से ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों का महत्व बढ़ता जाता है इस काल में। स्त्रियों की स्थिति क्या हुआ, तो ऋग्वैदिक काल की तुलना में स्थिति कमजोर थी। स्त्रियों की स्थिति दोस्तों लगातार गिरना शुरू हो गया था। ठीक है। शिक्षा और यज्ञों में भागीदारी सीमित हो गई। महिलाओं को शिक्षा में काफ़ी हद तक रोका गया। और यज्ञों में, जो पहले ऋग्वैदिक काल में महिलाएं यज्ञों में पार्टिसिपेट करती थीं, अब यहाँ पर उनके ऊपर रोक लगाया गया। फिर भी कुछ विदुषियाँ, कुछ चतुर महिलाएं, समझदार महिलाएं भी मिलती हैं, जैसे कि गार्गी। और दोस्तों इसी पर गार्गी संहिता भी लिखा हुआ है। और गार्गी संहिता को किसने लिखा है, गार्गी संहिता को किसने लिखा है, गार्गी संहिता। दोस्तों गार्गी संहिता को कौन लिखा है, तो गार्गी संहिता को दोस्तों कात्स्यायन लिखे हैं। किसने लिखा है, कात्स्यायन। कात्स्यायन, ये आपको ध्यान रखना है। गार्गी संहिता की रचना किसने किया है, कात्स्यायन ने किया है। विवाह और परिवार, तो एक पत्नी विवाह सामान्य होता था, पर बहुपत्नी विवाह राजाओं में प्रचलित होने लगा था, क्योंकि क्षत्रियों की शक्तियां बढ़ना शुरू हो गई इस काल में। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी प्रचलित हो गया था दोस्तों। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, देखिए एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह क्या होता था। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप बिल्कुल भी इसके बाद से फिर कभी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, बस आपको ध्यान से समझना है। और एक बार अगर आपने समझ लिया तो फिर आपसे ये कभी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ ये अनुलोम और विलोम विवाह क्या होते थे, ये आप ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, विवाह इस काल में दो प्रकार के होते थे। दो प्रकार के विवाह थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। तो ध्यान से समझना है। यहाँ पे हम समझ लेते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय। ये आप अपनी कॉपी में ऐसे ही नोट कर लेंगे, ऐसे ही चार्ट बना लेंगे, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और यहाँ पर भी लिख देंगे आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस तरीके से आप ये लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पुरुष, पुरुष, और यहाँ पर लिखेंगे स्त्री, स्त्री नीचे। और इस तरीके से यहाँ पे लाइन खींच देंगे। ठीक है, लाइन खींच देंगे। यहाँ क्लियर हो गया आपको। तो अनुलोम विवाह क्या होता था। अब देखिए आपको किसको ऊपर ध्यान रखना है, पहले तो ये ध्यान रखना है पुरुषों के ऊपर। चलिए महिलाओं के ऊपर, किसी के ऊपर आप ध्यान रखिए, जैसे स्त्रियों के ऊपर आप ध्यान रखिए। तो स्त्री, कोई भी स्त्री होगी, वह अपने से नीचे विवाह नहीं करेगी। नियम यह है, अपने वर्ण से नीचे का पुरुष के साथ विवाह नहीं करेगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी स्त्री अपने वर्ण से नीचे के पुरुष के साथ विवाह नहीं करेगी। जैसे आज आप समझ सकते हैं, आज महिलाएं हैं, जनरली कोई पुरुष अपने से कमतर, मैक्सिमम आप देखेंगे तो ऐसा ही होता है हमारे समाज में। जो पुरुष होता है वह अपनी कमाई से, कभी भी ज़्यादा कमाई वाली महिलाओं से जनरली ऐसा होता है कि विवाह नहीं करता, या महिला खुद नहीं करेगी। महिला की, अगर कोई स्त्री है, कोई लड़की है, उसकी जितनी सैलरी है, वह जितना पैसा कमाती है, वह अपनी कमाई से ज़्यादा कमाई वाले पुरुष के साथ विवाह करेगी, है ना। कोई पुरुष है तो वह मतलब किसी महिला, ऐसी महिला से भी विवाह कर लेगा जो पैसा बिल्कुल भी न कमाती हो। लेकिन क्या कभी कोई महिला कमा रही है तो वह कोई एक पैसा का भी काम नहीं करता, ऐसे पुरुष से विवाह कर सकती है क्या। तो हमें ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल मिलते हैं। तो बस यही सिस्टम यहाँ पे भी है। जैसे मैं क्या बताया आपको, जो महिला है वह अपने से ज़्यादा ही, अपने से ऊपर वाले ही पुरुष के साथ विवाह करेगी, अपने से ज़्यादा सैलरी वाले पुरुष के साथ विवाह करेगी, अपने से कम सैलरी वाले पुरुष के साथ विवाह नहीं करेगी। बस ऐसे ही यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई भी महिला है वह अपने से ज़्यादा, अपने से ऊपर वाले पुरुष के साथ विवाह करेगी, अपने वर्ण से नीचे वाले के पुरुष के साथ विवाह नहीं करेगी। बात समझ रहा है, ये नियम है। तो जब ऐसे विवाह होगा, इस नियम पर विवाह होगा, तो उसको क्या कहेंगे, अनुलोम विवाह। क्या कहेंगे, अनुलोम विवाह। अनुलोम, अरे भाई ऐसे लिख लो,
अनुलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह क्या होगा? अनुलोम विवाह होगा कि कोई भी स्त्री अपने से नीचे वर्ण के पुरुष के साथ विवाह नहीं करेगी। एक क्षत्रिय महिला है, तो या तो वह क्षत्रिय पुरुष से विवाह करेगी और या तो वह ब्राह्मण पुरुष के साथ विवाह करेगी, ठीक है। या कोई वैश्य महिला है तो वह अपने से बराबर वैश्य पुरुष के साथ विवाह करेगी, या क्षत्रिय पुरुष के साथ विवाह करेगी, या ब्राह्मण अपने से ऊपर विवाह करेगी, अपने से कभी भी नीचे विवाह नहीं करेगी। तो ऐसे विवाह को हम क्या कहेंगे? अनुलोम विवाह। अब दूसरा है कि प्रतिलोम विवाह क्या कहलाएगा? प्रतिलोम विवाह। और दोस्तों प्रतिलोम विवाह क्या होगा, ध्यान से समझना आपको, कि जब कोई भी महिला अपने से नीचे वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करेगी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब कोई महिला अपने से नीचे वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करेगी तो ऐसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते थे या विलोम विवाह कहते थे। और ऐसे विवाह को समाज में मान्यता नहीं होती थी और इसलिए दोस्तों इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। जब भी समाज में ऐसे विवाह होते थे तो ऐसे विवाह को बहिष्कार कर दिया जाता था सामाजिक तौर पे। यानी सोच करके देखिए कि मान लीजिए कोई महिला है और वो वैश्य है, समाज में नियम क्या है? वह अपने से बराबर या अपने से ऊपर के पुरुष के साथ विवाह करेगी, तो क्या कहलाएगा? अनुलोम विवाह कहलाएगा। लेकिन प्रतिलोम क्या कहलाएगा? कि अगर कोई वैश्य महिला है, अगर उसने शूद्र पुरुष के साथ विवाह कर लिया, तो ये क्या कहलाएगा? यह प्रतिलोम विवाह कहलाएगा। क्लियर है? आज के बाद से आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करेंगे। और अगर ये नहीं समझ में आया दोस्तों तो रिपीट करके 2 बार 3 बार देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत सरल शब्दों में इसको समझाया है, अब इससे सरल व्याख्या आपको नहीं मिलने वाली है। तो 2 बार 3 बार आप देखिए और नोट कर लीजिए। एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, बहुत बार अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के बारे में पूछा जाता है। तो ये सिद्धांत आपको ध्यान रखना है, फिर आज के बाद से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं, ठीक है। संयुक्त परिवार प्रणाली भी बनी रही थी इस काल में दोस्तों। इस काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलित हो गई थी, तो गोत्र व्यवस्था भी इस काल में हमें दिखाई देती है। इनकी आर्थिक जीवन, तो आर्थिक जीवन में दोस्तों सबसे पहले जो ऋग वैदिक काल था उसमें क्या था? उसमें आपने देखा था कि पशुपालन था। क्या था? पशुपालन या पशुचारण भी कहते हैं। और बाद में इस काल में क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। कृषि, ये तो पहली बात हो गई। फिर दोस्तों इस काल में जो पशु थी गाय, तो गाय का महत्व ज़्यादा था। अब गाय की जगह पे दोस्तों जमीन का महत्व ज़्यादा हो जाएगा, जमीन का महत्व हो जाएगा। क्लियर है? जमीन का महत्व क्यों होगा? क्योंकि लोग कृषि कर रहे हैं। दोस्तों इस काल में देखिए जो राजा है उसका महत्व बढ़ जाएगा। राजा, तो राजा यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ पे स्थायी हो जाएगा। अब यह तो मुझे राजनीति वाले में बताना चाहिए था, लेकिन मैं आर्थिक वाले में क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि राजा टैक्स वसूल रहा है। यहाँ पर जो टैक्स वसूला जाता था राजा के द्वारा, टैक्स यहाँ भी वसूला जाता था। और टैक्स को क्या कहते थे? बलि कहते थे। तो ये जो बलि होता था वह स्वैच्छिक था। क्या था? स्वैच्छिक था। लेकिन यहाँ पर जो बलि होगा, बलि मतलब राजा द्वारा जो पैसा लिया जाता था सिक्योरिटी के बदले, यानी कि टैक्स, तो बलि दोस्तों क्या होगा? यहाँ पे यह स्थायी हो जाएगा, राजा द्वारा निश्चित कर दिया जाएगा। ये बात समझ में आ गया आपको? राजा भी निश्चित होगा और बलि भी। और ध्यान रखना है कि यहाँ पे सेना का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सैन्य प्रणाली विकसित होना शुरू हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे तो सैन्य प्रणाली विकसित होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे सभी कबीले के सभी सदस्य मिल करके लड़ेंगे और फिर युद्ध के बाद सब लोग अपना अपना काम देखेंगे। तो कोई सेना नहीं है और हर कोई सेना है यहाँ पे इस काल में। लेकिन यहाँ पर तो भैया, यहाँ पर आप जब राजा बुलाएगा तो आपको जाना पड़ेगा लड़ने के लिए, लेकिन हर कोई जाएगा नहीं। जो भर्ती लिया है केवल वही लड़ने जाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए देखते हैं आर्थिक जीवन में कृषि प्रमुख व्यवसाय क्या हो गया? कृषि प्रमुख व्यवसाय हुआ। गंगा के मैदानों में उन्नत कृषि हो गई क्योंकि लोहे का व्यापक प्रयोग हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। फसलें तो गेहूं, चावल, जौ और दलहन, ये सब फसलें होती थी। फसल कभी आपसे नहीं पूछा जाता कि कौन कौन सी, वही हड़प्पा सभ्यता में जो होता था, जो ऋग वैदिक काल में होता था, वही सारी चीज़ें उत्तर वैदिक काल में भी हो रही थी। ठीक है। लोहे की खोज से हल और सिंचाई का उपयोग बढ़ गया था। लोहे का प्रयोग दोस्तों सारी चीज़ों पर प्रभाव छोड़ता है। लोहे की खोज से ही हल और सिंचाई का व्यापक प्रयोग होगा। जंगलों की सफाई करने के लिए दोस्तों बहुत तरह के नए नए प्रकार के कुल्हाड़ी बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से खेती करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि जंगलों की सफाई हो जाएगी आसान। पशुपालन तो दोस्तों गाय अब भी महत्वपूर्ण होगा, पर कृषि की तुलना में महत्व कम हो जाएगा। तो गाय है तो अभी भी महत्वपूर्ण, क्योंकि बैल चाहिए आपको, और बैल से दोस्तों खेतों को जोता जाता था। तो जुताई करने के लिए तो आपको बैल चाहिए, और बैलों से ही जुताई होती थी। और इसीलिए
जो गाय होंगी उनका महत्व तो बना रहेगा, लेकिन ऋग वैदिक काल की तरह गायों का महत्व ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्व जमीन का होना शुरू हो जाता है। क्लियर है? तो कृषि की तुलना में महत्व कम रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। व्यापार और वाणिज्य, तो वस्तु विनिमय प्रणाली के साथ साथ प्रारंभिक सिक्कों का हमें उपयोग दिखाई देता है। और ध्यान रखना है दोस्तों, इस काल में जो सिक्के होते हैं, इस काल के लास्ट में, जैसे मैंने आपको बताया ना, यह काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चलता है। 600 ईसा पूर्व, तो 600 ईसा पूर्व के आसपास, 600 ईसा पूर्व के आसपास दोस्तों सिक्कों के कुछ हमें प्रमाण मिलते हैं। और ऐसे सिक्कों को आहत सिक्के कहते थे या पंचमार्क सिक्के कहते थे। क्या कहते थे? आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के, वो हम आगे बताएंगे। और देखिए दोस्तों, इस सिक्कों को कहा क्या जाता था? निष्क। जैसे ग्रंथों में उसका नाम क्या मिला है? निष्क नाम मिला है। तो ऋग वैदिक काल में ये निष्क क्या कहलाता था? आभूषण। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? निष्क एक तरीके से मुद्रा का नाम हो गया। इसके अलावा सतमान, तो निष्क और सतमान जो हो गए वो मुद्रा हो गए। ठीक है? इस काल में लोहे की खोज हो चुकी थी। लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अतरंजी खेड़ा नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। तो लोहे का सबसे पुराना जो हमें जखीरा मिला है अभी तक इंडिया में, जो सबसे पुराना साक्ष्य लोहे का मिला है, वह कहाँ से मिला है? उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से। और ये कब का मिला है? 1000 ईसा पूर्व का। इसका जब जांच हुआ लैब में, कह लीजिए लैब में जब इसकी टेस्टिंग हुई तो यह 1000 ईसा पूर्व मिला। और इसीलिए दोस्तों 1000 ईसा पूर्व ही बॉर्डर लाइन बना दिया गया कि भाई इसके बाद लोहे का प्रयोग हुआ और इसके पहले कोई लोहे का प्रयोग हमें नहीं मिलता है। बात समझ में आया आपको? अतरंजी खेड़ा से लोहे के हथियारों का पूरा जखीरा प्राप्त हुआ जो लगभग 1000 ईसा पूर्व का है। हस्तशिल्प, धातु कार्य, लोहे का उपयोग शुरू हो गया था। बहुत तरह के हस्तशिल्प शुरू हो गए थे। कपड़ा बुनाई, क्योंकि बहुत तरह के दोस्तों जो मतलब जैसे कपड़ा बुनाई के लिए जो हथियार बनाना है, जो जो हमें संसाधन चाहिए, लोहे ने उन सब चीज़ों को आसान कर दिया। तो कपड़ा बुनाई हो गया, लुहारगिरी भी शुरू हो जाता है। मिट्टी के बर्तन बनाना और गहने वगैरह बनाना भी आसान हो जाता है। क्लियर है? क्योंकि लोहा बाकी धातुओं की तुलना में काफ़ी स्ट्रांग होता है। लोहे का उपयोग, लोहे को दोस्तों श्याम अयस कहते थे, या इसी को आप बताएंगे कृष्ण अयस। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा ये। तो श्याम अयस या कृष्ण अयस इसको कहते थे, ये आपको ध्यान रखना है। का उपयोग हथियारों, औजारों और कृषि उपकरणों में किया जाता था। इस काल में भू राजस्व की दर निश्चित कर दिया गया। देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। भूमि राजस्व का दर निश्चित कर दिया गया था, जो उपज का 6वां हिस्सा है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना है, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। देखिए मैक्सिमम पूरे प्राचीन काल में किसी काल में भी आपसे पूछा जाए तो मैक्सिमम आप 1/6 ही बताएंगे, 1/6 बताएंगे। बात समझ आ रहा है आपको? 1/6 टैक्स ही मैक्सिमम प्राचीन काल के हर काल में वसूला गया, और इसे क्या कहते थे? बलि कहते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये टैक्स शुरू हो गया था इस काल में। ठीक है? धार्मिक जीवन, तो दोस्तों धार्मिक जीवन में आपको 2 चीज़ें ध्यान रखना है। पहली बात क्या ध्यान रखना है कि जो देवता थे इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य 4 देवता थे। तो इंद्र जो थे वो युद्ध के देवता थे। तो इंद्र से दोस्तों अब इंद्र का महत्व कम हो गया, और अब इस काल में प्रजापति का महत्व बढ़ गया। किसका महत्व बढ़ गया? प्रजापति का महत्व बढ़ गया। तो प्राइमरी देवता कौन हो गए? प्रजापति। और ध्यान रखना है दूसरे देवता है दोस्तों पूषण, ये बहुत बार पूछा गया है। तो पूषण दोस्तों ध्यान रखना है, पूषण पहले पशुओं के देवता थे। पूषण पहले पशुओं के देवता थे, और ये बाद में दोस्तों जो पूषण थे ये शूद्रों के देवता हो गए। शूद्रों के देवता हो गए। ये 2 फैक्ट तो आपको ध्यान ही रखना है। क्लियर है? तो ये धार्मिक जीवन है इनका, देख लेते हैं हम लोग। वैदिक धर्म का मूल लक्षण प्रकृति की उपासना करना था। प्रकृति की पूजा अभी भी बनी हुई है। प्रमुख देवता प्रजापति दोस्तों जो सृष्टिकर्ता थे, ये एक तरीके से ब्रह्मा का ही रूप माना जाता है। कहीं पर लिखा होता है कि ब्रह्मा के पुत्र के रूप में, और कहीं किसी किताब में लिखा होता है कि स्वयं ब्रह्मा के रूप में। खैर जो भी है, आप जिसको भी मानना है, लेकिन सृष्टिकर्ता के रूप में आप ध्यान रखेंगे प्रजापति को माना गया। ठीक है? इसके अलावा विष्णु, रुद्र, इन सब का रूप भी हमें दिखाई देता है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि विष्णु और शिव का जो स्पष्ट छवि हमें दिखाई देती है वो गुप्त काल में दिखाई देती है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कॉन्सेप्ट आया वह गुप्त काल में आया, लेकिन हाँ विष्णु जैसे पालनहार कह लीजिए, और ब्रह्मा जैसे सृष्टि के निर्माता कह लीजिए, या शिव जैसे दोस्तों एक तरीके से
भस्म करने वाले कह लीजिए, आक्रोशित होने वाले देवता। तो इनका लक्षण हमें बहुत अलग अलग नामों से दिखाई पड़ता है इस काल में। देवता तो दोस्तों ऋग्वैदिक देवताओं में इंद्र, अग्नि, वरुण इन सब का महत्व कम हो गया था, है ना। तो इंद्र किस चीज के देवता थे ऋग्वैदिक काल में? युद्ध के देवता। अग्नि किस चीज के देवता थे? मध्यस्थ करते थे देवताओं में और इंसानों में, ये मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे। और वरुण दोस्तों, वरुण किस चीज के देवता थे? तो ये समुद्र के देवता थे। वरुण किसके देवता थे? समुद्र के देवता थे। तो अभी भी ये इसी चीज के देवता रहेंगे, लेकिन इनका महत्व कम हो जाता है। बात समझ में आया आपको? का महत्व कम हो गया था। पूषण पहले जो पशुओं के देवता थे, अब वो शूद्रों के देवता हो गए। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। सरस्वती जो पहले नदीतमा कहलाती थी, नदियों की देवी थी, अब ये दोस्तों शिक्षा की देवी बन जाती हैं। धीरे धीरे करके उत्तर वैदिक काल में ये शिक्षा की देवी हो गई थी, ठीक है। और सरस्वती नदी का महत्व धीरे धीरे कम हो गया। गंगा और यमुना के क्षेत्र में जो नदियां हैं उनका महत्व धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया, और स्पेशली गंगा नदी सबसे पवित्र मानी गई। कर्मकांड तो यज्ञ और हवन अधिक जटिल, और कर्मकांड दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। कर्मकांड क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया था और अधिशेष उत्पादन था। अधिशेष उत्पादन होने की वजह से कर्मकांड बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, यह सच्चाई है। क्लियर है? प्रमुख यज्ञ तो दोस्तों कई प्रकार के यज्ञ होते थे जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि अश्वमेध यज्ञ किस चीज के लिए होता था? तो जो अश्वमेध यज्ञ है दोस्तों, यह साम्राज्य विस्तार के लिए कोई राजा करता था, ठीक है। राजसूय यज्ञ क्यों होता था? यह राज्याभिषेक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह आप हमेशा ध्यान रखेंगे। जब कोई भी राजा अपने सत्ता को प्राप्त करता था, राजा बनने जाता था, तो ये माना जाता था कि सबसे पहले वह राजसूय यज्ञ करेगा, तो वो सबसे पवित्र माना जाता था कि भाई वो प्रतापी राजा बनेगा चल के। तो राजसूय यज्ञ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है आपसे कि राजसूय यज्ञ किस चीज के लिए किया जाता था? तो यह राज्याभिषेक, जब राजा गद्दी पर बैठता था तो उस टाइम होता था। एक वाजपेयी यज्ञ था, ठीक है। ब्राह्मण वर्ग का यज्ञों पर नियंत्रण था और एक तरीके से एकाधिकार था। दार्शनिक विकास उपनिषदों में आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन, दोस्तों ये सब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि इसमें क्या है। मैंने पहले ही बताया आपको कि वैदिक ग्रंथ हम अलग से पढ़ने वाले हैं कि उपनिषद क्या हैं। जैसे आपसे बहुत तरह के वेदों के उपवेद पूछे जाते हैं आपसे, तो सारे के सारे किस ऋग्वेद के किस मंडल में क्या है, ये भी बहुत सारे के क्वेश्चन होते हैं। किस वेद को गायन या कह लीजिए कि संगीत का जनक कहते हैं, ऐसे बहुत तरह के फैक्ट होते हैं। तो ये सब हम आगे वैदिक ग्रंथ एक चैप्टर ही होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, उस क्लास को तो बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है। तो ये नेक्स्ट क्लास जो होगा हम लोगों का, वह क्या होगा? वह होगा वैदिक साहित्य के ऊपर, और वो तो पढ़ना भी है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। फैक्चुअल होगा उसमें, और इसमें तो ये सब कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए है, लेकिन आगे फैक्ट ही फैक्ट होंगे उसमें, तो वो तो क्लास आपको मिस नहीं करना है। प्रमुख उपनिषद इस टाइम बृहदारण्यक उपनिषद था, छांदोग्य उपनिषद था, ईश, केन, कठ, ये सब उपनिषदों के नाम है दोस्तों। बहुत सारे उपनिषद थे, कुल 108 उपनिषद इस काल में निकल करके दिखाई पड़ते हैं। ग्रंथ दोस्तों, ग्रंथों का तो एक अलग ही हम लोग क्लास लेने वाले हैं, बस एक नज़र यहाँ पे देख लेते हैं। सामवेद संगीतमय यज्ञ होता, मंत्र होता था, यज्ञों के लिए होता था। यजुर्वेद यज्ञ विधियाँ और मंत्र होता था। अथर्ववेद जादू, तंत्र, मंत्र और औषधियाँ और लोक विश्वास देता है। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों यज्ञों की व्याख्या थी। आरण्यक वनवासियों के लिए चिंतन और ध्यान था। ये सब मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ, यहाँ पर केवल ये आप याद कर लीजिए। उपनिषद दार्शनिक विचारों का आधार हुआ करता था। राजनीतिक जीवन, ये वाला स्लाइड आगे होना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं है। आप राजनीतिक जीवन बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि क्या है। तो देखिए, राजतंत्र का विकास हो गया, राजा का पद वंशानुगत हो गया था, फिक्स हो गया था। जो राजा पहले सबकी मर्जी से चुना जाता था, अब राजा के घर पे ही राजा होता था, क्योंकि उनका प्रभाव बढ़ चुका था, उनका लिंक हो चुका था, है ना, समाज में पकड़ हो चुकी थी। तो इसलिए राजा क्या होगा? वंशानुगत हो जाएगा, और शक्ति का केंद्रीकरण यहाँ पे दिखाई देता है। जो राजा होंगे, जो ब्राह्मण होंगे, धीरे धीरे सारी शक्तियाँ उन्हीं के पास इकट्ठी हो जाएंगी, सारी की सारी शक्तियाँ। बड़े राज्य बनना शुरू होंगे, साम्राज्य बनना शुरू होगा। कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह, ये सब धीरे धीरे साम्राज्य बनना शुरू होते हैं, ठीक है। प्रशासनिक संस्थाएं तो दोस्तों सभा समिति का महत्व कम हो गया था। सभा समिति का महत्व क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि पावर तो केंद्रीकृत हो गया है। सभा क्यों होता था? राजा सलाह लेकर के काम करता था। समिति क्यों होती थी? जब भी कोई राजा बनाना होता था, कबीले का सरदार बनाना होता था, तो सबका विचार विमर्श होता था समिति में, और उसके बाद राजा का चुनाव होता था। अब क्या है? अब भैया जो सिक्योरिटी दे रहा है वो राजा है, फिर वह अपने पुत्र को तैयार करता था आगे चल के, तो उसका पुत्र सिक्योरिटी देने लगता था। तो तब तक वह राजा रहता था जब तक कोई उसे मार करके वह स्वयं राजा न बन जाए।
तब तक कोई व्यक्ति लगातार वंशानुगत राजा ही रहता था। ठीक है, तो सभा समिति का महत्व कम हो जाएगा, राजा की शक्ति बहुत ज़्यादा इस काल में बढ़ जाती है। पुरोहित और सेनापति जैसे पद महत्वपूर्ण हो गए थे। पुरोहित कौन होता था? जो राजा को सलाह देते थे। राजा को सलाह देने वाले क्या कहलाएंगे? पुरोहित। ठीक है, युद्ध, लोहे के हथियारों के कारण युद्ध भी एकदम संगठित हो गया। संगठित मतलब पूरी तैयारी तरीके से। जो पहले लाठी डंडों से वार होता था, अब दोस्तों नए नए हथियार, तलवार, भाला, ये सब बनना शुरू हो जाएंगे। बॉडी के कवच भी बनना शुरू हो जाएंगे जो लोहे के होते थे। पहले तांबे के होंगे या कांसे के होंगे तो वो कमजोर होते थे। तो अब युद्ध में बिल्कुल व्यवस्थित संगठित युद्ध होगा। ठीक है, और क्षेत्रीय विस्तार के लिए संघर्ष शुरू हो जाएगा क्योंकि जमीन का महत्व बढ़ चुका था। शिक्षा और साहित्य, तो दोस्तों शिक्षा, भाषा पूछा जाता है आपसे। संस्कृत ध्यान रखेंगे आप। आपको मैंने ऋग्वैदिक काल में भी बताया था, इस काल में भी बता रहा हूँ। इस काल की जो प्रमुख भाषा है वो क्या है? संस्कृत है। अधिक परिष्कृत हो गई थी शिक्षा। गुरुकुल प्रणाली होती थी शिक्षा के लिए, गुरुकुल प्रणाली थी दोस्तों। और जो शिक्षा देने का अधिकार था केवल ब्राह्मणों को, और जो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था वो केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को। शूद्रों को शिक्षा का अधिकार प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, तो गुरुकुल प्रणाली वेद, दर्शन, युद्ध कला और नैतिकता का शिक्षा था। वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को श्रमण बोला जाता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को श्रमण बोला जाता था। जैसे बुद्ध को श्रमण बोला जाता है, महावीर को श्रमण बोलते हैं। तो जो ब्राह्मण व्यवस्था का विरोध करता था उनको श्रमण बोला जाता था। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखिए कि श्रमण किसे बोलते हैं। तो श्रमण दोस्तों आप बिल्कुल याद कर लेंगे। शूल सूत्र भी पढ़ाया जाता था। शूल सूत्र पढ़ाया जाता था दोस्तों, जिसमें ज्यामितीय गणित का ज्ञान दिया जाता था। तो शूल सूत्र भी पढ़ाया जाता था जिसमें ज्यामितीय गणित का ज्ञान दिया जाता था। ये भी बिल्कुल आप नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। ब्राह्मण वर्ग का शिक्षा पर नियंत्रण हो गया था। साहित्य, तो साहित्य में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ये सब साहित्य हुआ करते थे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह क्लास आपको पसंद आया होगा और आने वाले एग्जाम्स में भी, आने वाले परीक्षाओं में भी दोस्तों यह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगा। बाकी दोस्तों आपको ये क्लास कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि वैदिक काल को बिल्कुल अलग से ही, है ना, इसके अलावा भी अगर वैदिक काल के किसी एक ग्रंथ पे आप पढ़ना चाहते हैं तो वह भी हमें कमेंट करके बताएं कि वैदिक ग्रंथ में आप पर्टिकुलर, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो पढ़ना ही है, लेकिन पर्टिकुलर कोई एक ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हमें बताएं। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि जो हमारा नोटिफिकेशन है वह भी आप तक मिलता रहे। ठीक है, बाकी दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और दोस्तों हमें सहयोग करें, क्योंकि बिना आपके सहयोग से हमारा जो परिवार है उसमें वृद्धि नहीं होने वाली है ना। तो मिलते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।